ताकि आप नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास पे आज बात हैदराबाद की। जी हां, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होने वाले हैं। हालांकि ये एक शहर के जो बल्दिया होती है उसका इंतखाब है और ये शहर यानी ये बल्दिया ऐसा भी नहीं है जैसे कि मुंबई का हो जिसका बहुत बड़ा एक बजट होता है किसी एक रियासत से ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इस पर बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो मरकूज़ की है, ख़ास तौर से जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है बीजेपी ने, उसको लेकर एक कौमी सतह पर जो है वो एक बहस छिड़ी है कि आखिर जीएचएमसी में ऐसा क्या है कि बीजेपी ने इतने शद्दोमत के साथ इतनी ताकत झोंकी है। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर यानी बीजेपी के जो कौमी सदर हैं जेपी नड्डा, अमित शाह, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और जो बीजेपी युवा के चीफ हैं तेजस्वी सूर्या और कई दीगर जो हुक्काम हैं या जो बड़े लीडर हैं या जो इवन वजीर हैं, वो तमाम के तमाम यहां पर उन्होंने अपनी ताकत झोंकी है। और अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या टीआरएस यानी जो तेलंगाना में जो रूलिंग पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति जिसके सदर खुद केसीआर हैं, क्या वाकई उनके लिए यह एक बड़ा चैलेंज है? क्या हैदराबाद यानी कि जीएचएमसी से शुरू होने वाली बीजेपी की इतनी ताकत के साथ ये जो सियासत शुरू हुई है, क्या एक बड़े बदलाव की तरफ उसका एक ये पेशखेमा है? ऐसे कई सवालों के साथ आज हम हाजिर हैं इन्हीं मुद्दों पर। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि जीएचएमसी का बाजीगर कौन, यानी कौन है जो जीएचएमसी के बाजी को पलट देगा या जीएचएमसी का बाजीगर कहलाएगा, यहां पर जीएचएमसी पर अपना इख्तिदार बनाने में यानी मेयर उसका होगा। क्या कुछ तस्वीर बनेगी? जिस तरह से पिछले तकरीबन 7-8 दिनों में धुआंधार जोरदार तशरीह हुई है, हालांकि इसमें इसकी जो तशहीर हुई है, माफी कीजिएगा, इस तशहीर में ऐसा नहीं है कि तमाम पार्टियों ने जो यहाँ की इलाकाई पार्टियां हैं वो तो अपनी कुव्वत लगा ही रही थी। जिस तरह से बीजेपी ने पूरी कुव्वत झोंकी है उसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतनी कुव्वत इतनी ताकत इसके पीछे मकसद क्या है? और हर तरह की बातें, हालांकि ये एक बल्दिया का इंतखाब है, यहां पर जो गली सड़क नाले पुलिया फ्लाईओवर इसकी बातें होनी चाहिए थी, इसको लेकर मुद्दा बनना चाहिए था, लेकिन मुद्दा जो है वो बिल्कुल मजहबी मुनाफरत तक जा पहुंचा और देख लेने तक की बात हो गई, नाम बदल लेने तक की बात हो गई और ना जाने क्या क्या, सर्जिकल स्ट्राइक और बहुत तरह की चीजें। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या सियासत में तरक्की का या सियासत में उरूज का सिर्फ यही एक पैमाना रह गया है कि जो हकीकी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटकाकर, उनसे ध्यान भटकाकर जो जज्बाती मुद्दे हैं जो बहुत हद तक बिल्कुल पर्सनल होते हैं, ऐसे मुद्दों के जरिए अवाम के करीब पहुंचना और यह उम्मीद रखना कि अवाम इन मुद्दों के सहारे, इन्हीं मुद्दों पर यकीन कर किसी को इक़्तिदार तक पहुंचा देगी। हमारे साथ इस खास मौजू पर बात करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हम सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद है शुजात अली जो तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान हैं, वो हमारे साथ हैं। इफ्तिखार अहमद जो टीआरएस लीडर हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दानिश इकबाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो तर्जुमान हैं बीजेपी के। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है और साथ ही अनीसुर रहमान खान जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमें ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ कराएंगे। तो सबसे पहले हम अपने नुमाइंदे अनीसुर रहमान के पास चलना चाहेंगे। अनीसुर रहमान खान, बहुत आप कह सकते हैं कि चंद घंटों का फासला रह गया है जब शहर हैदराबाद के जो शहरियान हैं वो वोट डाल रहे होंगे और ये तय कर रहे होंगे, अपने वोटों के जरिए ये फैसला रकम कर रहे होंगे
कि किसके हाथों वो इक़्तिदार सौंपना चाहते हैं बल्दिया का, कौन होगा यहां का मेयर। तो अनीस, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गुज़िश्ता इंतखाबात से अगर हम इस मौजूदा इंतखाब की सरगर्मियों और उसके जिस तरह से इसकी कैंपेनिंग हुई उस पर नजर डालें, तो हमें जरा ब्रीफ में आप ये बताएं कि कितना मुख्तलिफ आप इसे पाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत मुख्तलिफ था ये जो तशहीरी मुहिम थी मुख्तलिफ पार्टियों की। ख़ास तौर पर जो बीजेपी का अंदाज़ था उसने पूरे एक कैंपेन के रुख को बदल कर रख दिया। ख़ास जहाँ तक कैंपेनिंग का सवाल है, हो सकता है पुराने शुमाली हिंद के जो शहरियान हैं, शुमाली हिंद की जो आवाम हैं, उनके लिए ये कुछ मुख्तलिफ ना हो, लेकिन हैदराबाद के आवाम के लिए इस बार जो बल्दिया के इंतखाबात थे उसका कैंपेन बहुत ही मुख्तलिफ रहा। जो बहुत ज़्यादा ख़बरों में इसको कवर किया गया, यहाँ से लेकर दिल्ली तक पूरा नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। अब सब लोगों को मालूम हो गया है कि बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात हो रहे हैं और वहाँ पर बीजेपी बहुत ज़्यादा कसरत कर रही है और उसका सीधा मुकाबला TRS से है। मैं एक बात बताना चलूँ कि कैंपेनिंग का कल शाम 6 बजे इख्तिताम हो चुका है। अब तमाम पार्टियों ने ख़ास तौर पर नौजवानों से अपील की है कि वो कल छुट्टी ना मनाएं, बाहर आएँ और वोट डालें, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 जो इंतखाबात हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि हैदराबाद में, ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद में पोलिंग का औसत जो है बहुत ही कम रहा। तो देखते हैं कल अगर किस तरह की पोलिंग होती है और किसको बल्दिया की जो मेयर की जो पद है वो उनको मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है ये, और साथ ही साथ न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से बहुत अहम अपील है कि आप इलेक्शन के डे को, चाहे वो पंचायत सतह के इलेक्शन हो, ब्लॉक लेवल का हो, बल्दिया का हो, असेंबली को, इलेक्शन डे को बराए करम आप छुट्टी का दिन ना समझें। आप छुट्टी बेशक मनाएं, लेकिन पहले वोट डाल दें, ये बहुत जरूरी है। और यही है वो हक है जमहूरियत में तमाम शहरियों को हासिल, जिसको लेकर न जाने कितनी बार सवालात उठते हैं कि हमसे ये हक कोई छीन नहीं सकता, लेकिन जब आपको ये हक हासिल है तो आप इसका इस्तेमाल भी जरूर करें। हम आपको बता दें TRS लीडर हमारे साथ इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं, सुजात अली तर्जुमान है तेलंगाना कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और दानिश इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के तर्जुमान है। दानिश, मैं आपके पास आऊंगा, क्यों इतना अहम और ऐसी क्या जरूरत और ऐसा क्या मकसद है कि बीजेपी के तमाम टॉप लीडर्स, मतलब मुझे लगता है कि शायद नाम गिनाने की जरूरत तक नहीं रह गई है, तमाम टॉप लीडर्स लगभग वो एक बल्दिया के इंतखाब में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाब में अपना पसीना बहा रहे हैं हैदराबाद की गलियों में। ऐसा क्या खास है? दानिश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है दानिश को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं एक बार रुख करूंगा इफ्तिखार अहमद साहब का, जो TRS के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, कहा यह जा रहा है कि सीधा चैलेंज, यानी कि बीजेपी की ये जो जोरदार तशहीरी मुहिम थी, इसका सीधा निशाना TRS है। क्या आप इसे एक बड़ा चैलेंज मानते हैं? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है वो तेलंगाना के अवाम के लिए, तेलंगाना की कास्ट के लिए, अलहदा तेलंगाना के लिए बनी हुई पार्टी है। और बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है, इसका दूर दूर तक तेलंगाना के अवाम से, तेलंगाना के मफादात से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये समझना, क्योंकि दुब्बाका में हाल ही में किसी वजह से कुछ वोटों से उनका एक MLA जीता, तो ये समझ रहे हैं कि जो जिस तरह से जिस्म के ऊपर सूजन आ जाती है, तो लोग सूजन को देख के समझते हैं कि उसके अंदर मजुल्स आ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये जो कोशिश नफरत फैलाने की जो भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में की है, क्योंकि कल इंतखाबी अमल का जो तशहीरी मुहिम थी वो कल खत्म हो चुकी, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा ना कहते मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह अभी आपने कहा कि नेशनल लेवल के तमाम लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा से लेके अमित शाह से लेके तमाम लोग जो है हैदराबाद के इस गली के इलेक्शन में, यानी म्युनिसिपल इलेक्शन जो होता वो बल्दी इलेक्शन है जो वार्ड्स के अंदर और म्युनिसिपल एरिया के अंदर डेवलपमेंट के लिए होता है, और उसके अंदर जो है काउंसिल के कारपोरेटर्स को जो चुना जाता है। तो ऐसे एक इलेक्शन के अंदर इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़ी बातें यहाँ पे करना और आवाम को जो है फिरकों के अंदर बांटने की कोशिश करना, हिंदुओं के की रक्षा की बात खुद जो है यहाँ का जो बंडी संजय जो सदर है बीजेपी के,
उन्होंने हर तमाम तर अपनी तकारीर में ये कहा कि जो है हमको वोट दो, हम जो है यहाँ पे रक्षा करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, वो यहाँ आकर कहते हैं कि हम हैदराबाद का नाम बदल देंगे। अमित शाह एक तरफ कहते हैं कि जो है निजाम का जो कल्चर है उसको बदल देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जितने दाव चलने थे चल लिए, मगर यहां की जो आवाम है, हैदराबाद की आवाम खास तौर पे, वो सिर्फ और सिर्फ टीआरएस पे भरोसा की हुई है। और इंशाल्लाह 4 तारीख को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो शानदार कामयाबी जो है टीआरएस को मिलेगी। मतलब क्या आप मुझे हाँ या ना में बता दीजिए कि क्या आप बीजेपी की इस जोरदार मुहिम को टीआरएस के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। हैदराबाद की आवाम बाशऊर है। हैदराबाद की आवाम कभी भी फिरका वाराना मनाफिरत फैलाने वाले, मजहब की बुनियाद पर वोट मांगने वाले और जो है अछूती सियासत करने वाले, दिल्ली से आकर गली की सियासत करने वाले, ऐसे लीडर्स की बातों में कभी ना आई है, कभी ना आएगी। ठीक है, हमारे साथ दानिश इकबाल जुड़ चुके हैं। मैं फिर से उनके पास सवाल लेकर पहुंचूंगा। दानिश, मेरा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जीएचएमसी में जिसको लेकर बीजेपी के टॉप लीडर्स यानी कौमी सतह के लीडर गली मोहल्ले और सड़क वाले इंतखाब यानी जिसे हम बलदिया का इंतखाब कहते हैं, उसके लिए अपना पसीना बहा रहे थे? और देखिए, अभी जो आप बात कर रहे थे कि सवाल उठा रहे थे, आपके एक शब्द थे कि सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मुस्तैदी से, इतनी मजबूती से और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर आखिर क्यों चुनाव में आकर के प्रचार कर रहे हैं और चुनाव हैदराबाद में लड़ रहे हैं। देखिए, सवाल वहां उठता है जहां निगेटिव चीजें होती हैं, जहां कुछ गलत होता है। यहाँ पे आप सवाल किस आधार पर उठा रहे हैं? मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आप इस पार्टी का जो सियासी एम्बिशन है वो जीएचएमसी को लेकर क्या है? मैं बता रहा हूं। तो सवाल नहीं उठना चाहिए, बल्कि ये स्वागत होना चाहिए कि इस देश के अंदर एक पार्टी ऐसी भी है जो म्युनिसिपैलिटी चुनाव को भी उसी प्रकार से लड़ती है, उसी प्रकार से देख रही है जिस प्रकार से उसके लिए विधानसभा का चुनाव होता है, जिस प्रकार से उसके लिए लोकसभा का चुनाव होता है। देखिए, जनता के हित के लिए, जनता के सुविधा के लिए कोई भी अवसर नहीं होता है कि ये विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है और ये जो है म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है। हर चुनाव जनता के हित के लिए होता है और भारतीय जनता पार्टी जनता के हित को रखते हुए, जनता की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए हमारा शासन हो, हमारी सरकार हो, ताकि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक वो जो उसका अधिकार है उसको सरकार के दानिश, सवाल इसलिए उठ रहे थे कि जनता क्या सिर्फ वो होती है जो वोट देती है, यानी वोट लेने से पहले जो है वो जनता है, वोट देने के बाद जनता नहीं है। दिल्ली में 5 दिनों से किसानों का एहतजाज चल रहा है और सरकार के जो बड़े हुक्मरान उनके पास वक्त नहीं है। सवाल इसलिए उठ रहा था, सवाल इसलिए नहीं उठ रहा था कि आप इस यहां पर इंतखाब में क्यों आ रहे हैं। मैं एक जरा जवाब लेता हूं शुजात अली साहब से। शुजात अली साहब कांग्रेस के तर्जुमान है तेलंगाना कांग्रेस के। शुजात साहब, क्या परेशानी है? क्या अगर कांग्रेस के बड़े लीडर छोटे इंतखाब माने जाने वाले में अपना पसीना नहीं बहाते हैं, तो कांग्रेस को अगर बीजेपी अपना पसीना बहाती है, बड़े लीडर आते हैं, तो क्यों परेशानी होती है? हमको कोई परेशानी नहीं है। हम तो इतना ही कहेंगे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारतीय जनता पार्टी ने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया है कि ये हिंदुओं की पार्टी है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक न्यूज क्लिप देखा जो कर्नाटक का है, वहां के कोई मंत्री हैं, ईश्वरप्पा कुछ नाम है उनका, वो कह रहे थे कि पंचायत के चुनाव में एक भी मुसलमान को हम टिकट नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि इतनी गिरी हुई सोच, इतनी बदकार सोच भारत में मैंने कभी नहीं देखी। अभी तो आप जिस साहब से बात कर रहे हैं दानिश इकबाल है, वो बीजेपी के तर्जुमान है। आप क्या बात कर रहे हैं शुजात साहब? या कोई विधायक? अरे तर्जुमान तो बहुत से हैं भाई, मुसलमान तर्जुमान बहुत से हैं। मैं खुल्लम खुल्ला आपको हवाला दे रहा हूं ईश्वरप्पा का, जिसने ये ऐलान किया कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। कर्नाटक हमारी पड़ोसी रियासत है। दानिश इकबाल भी तर्जुमान हो सकते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर हो सकता है, कोई जफर इस्लाम भी तर्जुमान है।
तो इससे जो है आपको अंदाजा नहीं लगता कि कौन जो है मुसलमानों का दोस्त है, कौन हिंदुस्तान का दोस्त है, कौन सेकुलरिज्म में यकीन रखता है। चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है कि जो कैंडिडेट जीतने के ईमान फरोश लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो हिंदुओं की पार्टी है। शुजात साहब, आपकी बात पर दानिश इकबाल को जवाब दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। एक मिनट शुजात साहब, एक मिनट। हाँ दानिश साहब, क्या कह रहे हैं आप इस बात पर जो कर्नाटक के बीजेपी के लीडर ने कहा है कि हमारा टिकट मुसलमानों के लिए नहीं है, जो शुजात साहब कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, मुझे भी ये बात मालूम चली है कि कर्नाटक के किसी विधायक ने ऐसी बातें कही है। ये पार्टी का लाइन नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लाइन नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का नहीं है। अगर व्यक्तिगत तौर पर किसी भी नेता ने ऐसी बातें कही है तो पार्टी इसकी जिम्मेदारी तय करेगी कि उसके साथ क्या जो है सलूक किया जाए, क्या उसको दंड दिया जाए। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी है, सांसद भी है, चुनाव लड़के जीत करके भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी टिकट उन लोगों को देती है जो चुनाव जीतने का मादा रखते हैं, जिनके क्षेत्र में अपनी जो है संभावना होती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुसलमान और हिंदू के नाम पे टिकट नहीं देती है। अगर कोई मुसलमान चुनाव जीतने में सक्षम है तो हम उसको भी टिकट देते हैं। बिहार में कोई चुनाव जीतने में सक्षम था, हमने सभा सफर को टिकट भी दिया था, वो विधायक बनकर के भी आया था। बंगाल में हमने विधायक को जो है मुसलमानों को टिकट दिया था, जम्मू कश्मीर में हमने टिकट दिया था। जो व्यक्ति जहां पे सक्षम होता है चुनाव लड़ने का, हम क्या आप इस बात को कंडेम करते हैं? यहां पर दानिश इकबाल, एक बड़े जिम्मेदार वजारत का ओहदा संभालने वाला एक रियासत का बीजेपी का लीडर अगर ऐसा बयान देता है तो क्या आप उसे कंडेम करते हैं? मैंने उनके बयान को नहीं सुना है, उन्होंने बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, ये जब बयान को सुनेंगे, उनका परिप्रेक्ष्य क्या बयान देगा, तभी मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बस इसी बात के आप लोग पीछे रह जाते हैं। काश के आप सुन लेते। एक तर्जुमान अगर ये कहेगा कि मैंने बयान नहीं सुना है तो थोड़ा ताज्जुब होता है। एक तर्जुमान को अभी तो आपको पहली बार में कहा कि मुझे मालूम चला है। बहरहाल चलिए, ठीक है तर्जुमान मीडिया के माध्यम से मैंने सुना नहीं है। जी मैं अभी शुजात साहब से सुनवा देता हूं। शुजात साहब क्या कहे, जरा बता दीजिए इनको फिर से एक बार। ईश्वरप्पा मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम किसी भी मुसलमान को पंचायत के चुनाव में टिकट नहीं देंगे। हां, हिंदू का कोई भी फिरका हो, कोई भी तबका हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उन्होंने कहा क्लियरली, ब्राह्मण हो या क्या कहते हैं लिंगायत हो, इन्होंने पूरे नाम लिए जातों के, और ये कहा कि मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। और अभी हमारे दोस्त दानिश इकबाल कह रहे थे कि क्या वजीर आजम ने ऐसी कोई बात कही, तो वजीर आजम ने कहा था दिल्ली के वक्त जब हंगामा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वो लिबास से ही लग रहे थे कि कौन सी जात के भी खिलाफ है। अच्छा, मैं एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, चूंकि अब आपने ये बात कह दी थी शुजात साहब, मुझे भी ये खबर पता है, खबरें चल भी रही हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग इशू से फिर भटक जाएंगे। अभी बात हम लोग जीएचएमसी को लेकर कर रहे हैं। शुजात साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जीएचएमसी में कांग्रेस क्या मतलब क्या आपके नंबर्स हो सकते हैं? पिछली बार आप क्या लाए थे, अभी क्या लाने वाले हैं? कोई आपका बड़ा लीडर दिखा नहीं कैंपेनिंग में, क्या आपने बिल्कुल वॉकओवर दे दिया, आप हार चुके हैं पहले ही? देखिए जनाब, इलेक्शन में हार जीत होती है। जहां तक हमारी पार्टी इलेक्शन में हार होती है, इलेक्शन से पहले हार जाना बड़ा सवाल खड़ा करता है। सेकुलरिज्म से कोई जो है समझौता नहीं कर सकते। नहीं, आप ये मत कहिए। हम तो दावे के साथ कहेंगे कि पिछले चुनाव के मुकाबले में हमारा मुजाहरा इस बार बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमें इलेक्शन से ज्यादा फिक्र हिंदुस्तान के और खास तौर पे हैदराबाद के पास जो फिजा है भाई की, भाईचारे की, उसको जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके लिए हम परेशान हैं। कौन नुकसान पहुंचा रहा है? चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स यहां आए, बार बार आए, लेकिन चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम करके इस देश को, इस शहर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी शहरी हिंदुस्तान का ऐसी गंदी सियासत को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये भी इकबाल साहब जो कह रहे थे, ये सब मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के चमचे हैं और चाहते हैं कि राज्यसभा में चले जाएं।
इनका कंट्रीब्यूशन देखिए। अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का इंतखाब भी बड़ा हम सोच समझ के करें, ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की दिल आजारी हो। आप अगर जो बुनियादी मौजू है, जी बिल्कुल नहीं, थोड़ा इससे परहेज कीजिएगा। बिल्कुल, ये मैं आपके पास इफ्तिखार साहब आपके पास आ रहा हूं। इफ्तिखार साहब, सवाल इस बात को लेकर है, सवाल इस बात को इफ्तिखार साहब इस बात को लेकर है कि सीधे तौर पे बीजेपी के कई लीडरों ने कहा है कि हमारा सीधा मुकाबला टीआरएस से है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं ना कि उनका टीआरएस का मुकाबला किसी भी जमात से नहीं है, पहली बात, क्योंकि बीजेपी जो है गुज़िश्ता में सिर्फ 3 कारपोरेटर्स यहां पर उनके थे आउट ऑफ 150 के अंदर। और ये जो माहौल जो पैदा करने की ये लोग कोशिश की है, अभी जैसा कि बीजेपी के एक विशाल आजम कह रहे थे, राष्ट्र समिति तेलंगाना स्टेट दानिश इकबाल साहब बीजेपी के विशाल आजम, मैं हूं आपसे बात कर रहा हूं। जी जी सॉरी जो भी है बीजेपी के, उनसे मेरा ये सवाल है, बंडी संजय यहाँ के सदर हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और एक धर्मपुरी अरविंद है, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तेलंगाना के ही वो लोग जिम्मेदार लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन्होंने अपने बयानात में जीएचएमसी के इलेक्शंस में बाबांगे दहल का ओपनली कहा कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए जीएचएमसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वोटरों से अपील की, खासतौर पर एक मखसूस तबके के वोटरों से, कि आपको अगर हैदराबाद में सुरक्षा चाहिए तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। अरे इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है बड़े बड़े भाई, फिरका वाराना बना दे। अमित शाह क्या कह रहे हैं आप सुनिए। अमित शाह जो आप सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं, दिल्ली में वहां पर किसान एहतजाज कर रहे हैं, वो वहां पर उनकी सुध वो नहीं लेते, हैदराबाद में आके बोलते कि हम निजाम कल्चर को निकाल के फेंकेंगे। अरे आपको मालूम होना चाहिए कि निजाम कल्चर क्या है और हैदराबादी तहजीब क्या है। निजाम वो शख्स है जिन्होंने 1966 में जब दूसरी जंग आजादी हुई थी, चाइना के खिलाफ जब लड़ रहा था हिंदुस्तान, उस वक्त जो है शदीद जो है बहरान था, माशी बहरान में शिकार था। उस वक्त के जो वजीर आजम थे लाल बहादुर शास्त्री ने निजाम से अपील की थी, जो राष्ट्र प्रमुख थे यहाँ के, तो उन्होंने यहां से कई टन सोना जो है हुकूमत हिंदुस्तान को तोहफे में दिया। आप तहजीब की बात करते हैं, हैदराबादी तहजीब की। अरे यहाँ पे लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के, एक सूर्या जो एमपी है वहां हैदराबाद आया था, वो बोला कि हम हैदराबाद से बिरयानी को निकाल देंगे, हैदराबाद से यहाँ के खानों को खत्म कर देंगे। ये क्या बातें यहाँ पर जीएचएमसी में ये लोग करके गए हैं। एक अरसे दराज से गुज़िश्ता 400 साल से ये शहर आबाद है, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं। ऐसी जगह पे मुनाफिरत पैदा करके क्या चुनाव जीतने की सीढ़ी मजहबी मुनाफरत से होकर गुजरती है? देखिए बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए ये समझ की फर्क है, निजामी कल्चर समझने की जरूरत है। निजाम का इतिहास हम सब जानते हैं कि निजाम जो है हैदराबाद को, तेलंगाना को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं आना चाहते थे। एक बात। दूसरी बात है कि निजामी जो कल्चर है, निजामी कल्चर वो है जहां वंशवाद होता है। निजामी कल्चर वो है जो आप अमीर तो अमीर बनते जाइए और गरीब गरीब रहता जाए। निजामी कल्चर वो है जो आप मालिक बन के बैठे रहिए और जनता आपका नौकर बन के बैठा रहा है। उस कल्चर को खत्म करने की बात देश के क्या ये कल्चर अभी हैदराबाद में मौजूद है? शुजात साहब, क्या आप इसका जवाब देंगे? क्या 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 सवाल दोहराइएगा। दानिश साहब का कहना है कि निजामी कल्चर का मतलब होता है कि जो अमीर अमीर होता जाए, जो गरीब गरीब होता जाए। अरे निजामी कल्चर का आपको आइडिया होता तो आप अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचते। हुजूर निजाम ने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक मस्जिद बनाई, लेकिन सैकड़ों मंदिर, सैकड़ों चर्च, सैकड़ों गुरुद्वारों को इंकरेज किया। नांदेड़ का इतना बड़ा गुरुद्वारा निजाम ने दिया जमीन, उन्होंने चर्चेस कितने ही कायम किए जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जहां तक मस्जिदों का सवाल है, सिर्फ एक मस्जिद उन्होंने बनाई और यह कहा था कि हिंदू और मुसलमान मेरी 2 आंखें हैं। यह कहां से आ गया शख्स? क्या हिस्ट्री पढ़ा है ये? 6 टन सोना लाल बहादुर शास्त्री पर्सनली आकर लेकर गए थे, और इनको इतना पता नहीं है
फिरका परस्ती की भी गिनतियां होती है। मुसलमान खुद फिरका परस्त हो गया। ठीक है मैं फाइनल सवाल एक मुझे अपने नुमाइंदे के पास जाना है, जरा माजरा चाहूंगा शुजात साहब। अनीसुर रहमान साहब, मेरा सवाल सीधा ये है कि क्या जिन मौजूआत के इर्द गिर्द बहस चली जाती है तमाम रोकने के बावजूद, क्या इन्हीं मौजूआत पे आवाम कल वोट डालेंगे? जी विशाल, बिल्कुल नहीं। आपका जो सवाल है, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो जिस किस्म के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, लोगों ने कहा है कि हम बल्दिया के इलेक्शन में बल्दी मसाइल को हल करने वाली पार्टी को तरजीह देंगे। वो किस पार्टी को देंगे उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद, जिसकी अब ज़्यादातर आबादी नए खित्तों में, नए मोहल्लों में, नए जो है जोन्स में फैलती जा रही है, वहाँ पर काफ़ी मसाइल हैं। सड़कें नहीं हैं, ड्रेनेज नहीं है, पीने का पानी नहीं है। उनका साफ साफ कहना है, जहाँ तक ओपिनियन पोल्स का सवाल है, वो यही कह रहे हैं कि हमारे मसाइल जो हल करेगा, हम समझते हैं जिनके अंदर हल करने की ताकत होगी, हम उनको ही चुनेंगे। विशाल जी, तो ये है मामला के गली मोहल्ले, सड़क, पुलिया, फ्लाईओवर, ब्रिज, लेकिन बात कहां से कहां पहुंच जाती है। चूंकि सियासत में इस बात का खूब फायदा उठाया जाता है कि लोगों के सेंटिमेंट से, लोगों के जज्बात से कैसे खेलना है, लेकिन एक नहीं सैकड़ों बार आवाम ने भी यह साबित किया है कि उनके दिल में क्या है और उनके जुबान पर क्या है, और जब वो बटन दबाएंगे या बैलेट पेपर पर वो मुहर लगाएंगे किस पार्टी को वोट देना है, उसमें नतीजे क्या आते हैं। कई बार फर्क देखा गया है और अवाम ने अपने मुफाद में इख्तिदार का चुनाव किया है। क्या होगा जीएचएमसी का नतीजा, बाजीगर कौन होगा, हमें पता चलेगा 4 दिसंबर को। तब तक लीजिए इजाजत, आदाब।